नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि एचएन। जैसा आप सब देख रहे हैं, मेरे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। पिछले 2-3 दिनों से कोर्ट्स में प्रणाम सर, नमस्कार। कोर्ट्स में ऐसा नमस्कार। कुछ चल रहा है कि यार समझ में नहीं आया। कभी इधर से छुतरी उड़ती है, कभी उधर से उड़ती है। हर कोई गुस्सा है, हर कोई खुश है, कोई गुस्सा है। देयर इज़ जस्ट सो मच कन्फ्यूजन। ये कुछ मिल बैठ नहीं रही बात। हुआ क्या? समझने की कोशिश करते हैं। वन्स अगेन सर, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। सर, ये हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, आई मीन ऑब्वियसली ये इतने पॉपुलर नहीं है क्योंकि इन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, उसके बाद ये बाहर भी गए, इन्हें वहाँ पर भी स्टेटमेंट्स बड़े दिए। तो मतलब ये कंट्रोवर्सी में थे, शुरू बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी में है, आपने मैंने भी पहले बात करी है इनके बारे में। तो ये सडनली उसके बाद ये होना और उसके बाद जिस तरह से उनका रिएक्शन आना, ओवरऑल आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? देखिए, आदि मेरा मानना है कि हम एक लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में संविधान के तीनों अंगों को बराबर ताकत दी गई है। एक तो जिसे कहते हैं कि विधायिका यानी कि पार्लियामेंट, दूसरे कार्यपालिका यानी कि सरकार, और तीसरे न्यायपालिका। किसी भी एक अंग को ऊपर नहीं रखा गया, सर्वोच्च संविधान है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि लोकतंत्र में जिस भी अंग के फेवर में जनता की फीलिंग आ जाती है, वो अंग हावी हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में संसद को लेकर लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा सम्मान था कि साहब हमारी अपनी पार्लियामेंट है, अंग्रेज चले गए, हमारी अपनी पार्लियामेंट है। अब वो पार्लियामेंट जो भी बिल पास करती थी, पब्लिक उसको एकदम सर माथे पे लेती थी। आपने कहा जमींदारी नहीं रहेगी, हमने कहा जमींदारी नहीं रहेगी। आपने कहा हिंदू कोड बिल ला देंगे, हमने कहा हिंदू कोड बिल मान लेंगे। आपने कहा हमारी शादी ब्याह और सब कुछ विरासत सब कुछ कोर्ट तय, संविधान और पार्लियामेंट तय करेगी, हमने कहा हाँ साहब यही होगा। एक जमाने में संसद की इतनी अहमियत, इतनी इज्जत, इतना सम्मान होता था। उसके बाद आपने इंदिरा गांधी का दौर देखा, जब पब्लिक सेंटीमेंट था वो इंदिरा गांधी के फेवर में बड़ा जबरदस्त चला गया, खासतौर से 71 के वॉर के बाद। तो इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर हो गई साहब कि वो संसद को भी उन्होंने अपने ठेंगे पर रख दिया और जुडिशरी की भी परवाह, बल्कि वो तो कमिटेड जुडिशरी की बात करने लगी। व्हाट इज कमिटेड जुडिशरी? प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कि सरकार जो कुछ करना चाह रही है, जुडिशरी का ये धर्म है, न्यायपालिका का ये धर्म है कि सरकार की मदद करे। सोचिए, तो इंदिरा गांधी इतनी हावी हो गई। एक जमाने में जब आपका पॉलिटिशियन से भी दिल फट गया, संसद से भी दिल फट गया, तो ब्यूरोक्रेसी भी आपका दिल आ गया, आपका मतलब जनता का। तो शेषन जैसे आईएएस अधिकारी इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की नाक में नकेल डाल दिया, जो चाहते थे करते थे। और जब हम सबसे हमारा दिल फट गया तो फाइनली 90 के दशक में हम न्यायपालिका गया, भाई न्यायपालिका आप ही कुछ करिए, सब लोग तो भ्रष्ट है। न्यायपालिका ने जब देखा कि पब्लिक सेंटीमेंट उनके फेवर है, तो 93 में उन्होंने सेकंड जजेस केस में कोलिजन सिस्टम पैदा कर दिया। उसके पहले नहीं था कोलिजन सिस्टम, और हम दुनिया के पहले देश बन गए और इकलौते देश बन गए जहां जजेस मेक जजेस, जहां जज ही जज को बनाने लगे। चलिए वो भी समझ में आया। लेकिन फिर धीरे धीरे जुडिशियल एक्टिविज्म की बात शुरू हो गई, यानी जुडिशरी अपनी सीमाओं के बाहर जाके उस सरकार चलाने का प्रयास करने लगी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई जब मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब हमको हमारा काम करने दीजिए, हमको हमारा काम मत बताइए, और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट डॉकआउट की। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लाखों टन अनाज सड़ रहा था। वैसे ये भी देखिए बड़ा दिलचस्प है आदि, एक जमाने में रोज खबरें आती थी कि एफसीआई में अनाज सड़ गया, अब ऐसी कोई खबर नहीं आती। 10 साल से आपने ऐसी कोई खबर नहीं देखी। मनमोहन सिंह को सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इतना अनाज सड़ा, इसको गरीबों में बांट दो। तो मनमोहन सिंह ने पलट के सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम करोड़ों लोगों को अनाज बांटे, और हमको हमारा काम करने दीजिए, हमारे काम में दखल मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई। वो अलग बात है कि आज नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट के दिखा दे रहे। तो ऐसे करके चलता रहा। फिर जब जुडिशरी बहुत ज्यादा हावी होने लगी, तो अभी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे गवई साहब, इन्होंने 2-3 मोटे मोटे बयान दिए थे जिससे मुझे बड़ी उम्मीद जगी। पहला बयान इन्होंने कहा था कि हमको जुडिशियल टेररिज्म से बचना है, यानी न्यायिक आतंकवाद से बचना है। अभी तक हमने सुना था जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी जुडिशरी बहुत एक्टिव हो चुकी थी, उन्होंने उसको एक्टिविज्म को टेररिज्म में बदल दिया जस्टिस गवई ने। लोगों को उनका बयान बहुत पसंद आया। दूसरी बात उन्होंने कही
कि साहब हम जो कुछ कहें अपने आदेश के माध्यम से कहें, हम कोर्ट में ऐसे वैसे कमेंट ना पास करें जिनको लोग मिस इंटरप्रेट कर लें या गलत समझ लें या सही समझ लें और उसको लेकर विवाद हो जाए। इसके पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी कह चुके थे कि सोशल मीडिया की एज और सोशल मीडिया बहुत हावी हो चुका है, आपको याद होगा। तो जब जस्टिस गवई ने यह बात की, जस्टिस गवई के पहले भी तमाम जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ये सब बातें कह चुके हैं कि हमको अपनी बात सिर्फ अपने आदेश से कहनी चाहिए। लेकिन वहां भी मैं उनकी देखिए मजबूरी समझता हूं। आदि आप सुबह 10 बजे आके बैठते हैं, शाम को 5 बजे तक बैठे रहते हैं, सैकड़ों मुकदमे आप सुनते हैं, वकील सामने जो वकील आपसे बहस कर रहा है वो वकील कल तक आपका दोस्त था, वो वकील आपका कल तक कलीग था। तो ऐसा भी नहीं कि आप अनजान लोगों की बात सुन रहे हैं। तो थोड़ा भी जजेस भी लाइट मूड में आ जाते हैं, लाइट मूड में थोड़ी मोड़ी चुल भी ले लेते हैं, कुछ कमेंट भी पास कर देते हैं, चलिए समझ में आता है। तीसरी बात, जस्टिस गवई ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कही जो मैं समझता हूं कि इसके पहले किसी भी चीफ जस्टिस ने नहीं की। जजेस नॉर्मली किस तरह की बात करते हैं, वो कहते हैं कि साहब जनता क्या कहती है, जनता क्या सोचती है, हमसे कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे मतलब सिर्फ संविधान से है और हम सिर्फ अपनी बात को संविधान के दायरे में रह के कहेंगे और इससे ज्यादा हमसे कोई मतलब नहीं। जस्टिस गवई पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने इस बात को कहा कि हमको जनता की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि जस्टिस गवई अपनी कही हुई तीनों ही बातों को खुद ही काट बैठे। भाई उन्होंने जनता की अपेक्षाओं का ध्यान रखा होता तो इस तरह का कमेंट नहीं आता। उन्होंने अगर ये कहा होता, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा होता कि हम जो कहें अपने आदेश के जरिए कहें, इधर उधर के कमेंट ना करें, तो वो ऐसे कमेंट नहीं करते। और तीसरे जो उन्होंने कहा था कि जुडिशियल टेररिज्म की बात, यानी जुडिशरी को हाइपर एक्टिव नहीं होना चाहिए, तो अपनी कही तीनों बात पे जस्टिस गवई खुद ही असफल रहे हैं। और देखिए जस्टिस गवई ने जो लिगेसी छोड़ी है और जिस तरह के लिए जैसे नॉर्मली जजेस याद किए जाते हैं कि फलाने जज ने फला जजमेंट दिया, ढिकाने जज ने ढिका जजमेंट दिया, जस्टिस गवई जब याद किए जाएंगे तो इस कांड से याद किए जाएंगे, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको आदि बताऊं कि जस्टिस केजी बालाकृष्णन भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बने थे जो दलित थे। जस्टिस गवई के पास तो केवल 6 महीने का कार्यकाल था, जस्टिस केजी बालाकृष्णन के पास 3.5 साल का कार्यकाल था। पर 3.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मैं जहां हूं अंबेडकर की बदौलत हूं, मैं जहां हूं इसलिए हूं कि मैं दलित हूं। उन्होंने किसी और समुदाय की फीलिंग हर्ट करने वाली कोई बात नहीं कही। उनका 3.5 साल का कार्यकाल एकदम बेदाग निकल गया सा। वो भी दलित थे सारी, मतलब। लेकिन जब से जस्टिस गवई आए, ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट कि मैं तो साहब झोपड़ियों से उठ के, आपके पिताजी गवर्नर थे, सांसद थे, आप कैसे झोपड़ियों से उठ कर आए? हाँ, तो ये सब बातें वो लगातार, जो कुछ हूं मैं अंबेडकर की बदौलत हूं। अभी मॉरिशस में वो कह रहे थे कि अंबेडकर की बदौलत हूं। तो ये इतना ज्यादा अंबेडकर का नाम इतना ज्यादा हो गया है पिछले कुछ दिनों में, और ये सब पॉलिटिशियंस का फैलाया हुआ रहता है। दलित वोटों के लिए आपने इतना अंबेडकर किया कि वो धीरे धीरे समाज के हर कोने में बिना अंबेडकर के कोई बात कंप्लीट ही नहीं होती। ऐसे लगता है कि जैसे साहब हमारे हजारों साल के इतिहास में एक ही महामानव हुआ, उसका नाम है बी आर अम्बेडकर। और उसी के चलते फिर देखिए कहां फॉल आउट आ रहा है। आपको ग्वालियर में नजर आया जी, आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है। सर ये तो पूरा जो जिस तरह से कल नैरेटिव चलाया ब्राह्मणिस्ट और ये सब चीजें, वो तो ऐसा फ्लैट हुआ क्योंकि लोगों ने तो पूरा क्लियरली कॉल आउट करना शुरू करा। इससे एक चीज मुझे बताइए सर, यहाँ पर बहुत एक एक्सपेक्टेंसी थी कि जब विष्णु जी पे इन लोगों ने कमेंट मारा था कि मोदी जी इसका कुछ जवाब देंगे, मोदी जी कुछ बोलेंगे या लॉ मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा। नहीं आया, फॉर व्हाटएवर रीजंस दे डिडंट वांट टू डू इट। ठीक है, व्हाटएवर। बट जो उस दिन स्टेटमेंट आया मोदी जी का, उसपे तो मतलब लोग एकदम टूट पड़े। आई डिडंट पर्सनली रिएक्ट बिकॉज़ आई थॉट देयर वाज़ मोर टू दैट स्टेटमेंट। वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, वो कुछ और था। व्हाट वाज़ दैट सर? व्हाट स्टेटमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट? जो मोदी जी ने फ़ोन करा कि जस्टिस गवई, आई स्पोक टू हिम, यू नो एवरीबॉडी इज अपसेट, ये वो करके उन्होंने जो लिखा। चलिए मैं बताता हूं। 2 बातें आप समझिए। पहली बात तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता चला है। भारत का प्रधानमंत्री फोन करके उनका हालचाल भी ना ले, देखिए गलत होगा, ये गलत होगा, ये एकदम गलत होगा।
ये संभव नहीं, क्योंकि देश में फाइनली दिल्ली में हुआ, इस लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ऐसा मतलब उन्होंने अगर फोन किया, उनके हालचाल लिए, तो मैं इसमें कुछ गलत नहीं देखता। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपना एक काम करने का अंदाज है, वो ठंडा करके खाने का है। अब किसी को पसंद आ सकता है, उनके तमाम समर्थकों को पसंद नहीं आता है, और इसके चलते उन्होंने कभी जुडिशरी से पंगे छोड़िए, उन्होंने तो सोशल मीडिया पे जो लोग उनको भला बुरा गालियां देते हैं उनसे भी पंगा नहीं लिया करते। आप देखिए, ममता बनर्जी को जिसने क्रिटिसाइज किया उन्होंने जेल भिजवा दिया, और तो और हमारे यहाँ योगी जी को जिसने क्रिटिसाइज किया वो जेल चला गया, स्टालिन को जिसने क्रिटिसाइज किया वो जेल चला गया, सिद्धारमैया को जिसने क्रिटिसाइज किया वो जेल चला गया, और तो और केजरीवाल ने को जिसने क्रिटिसाइज किया उसने उसको जेल भेज दिया। मोदी ने इसमें कभी एकदम एक अंदर उनका अलग अंदाज है, उनका अपना ठंडा करके खाने का अंदाज है। अब इसके चलते उन्होंने जुडिशरी से, वो किसी से पंगा नहीं ले रहे, जुडिशरी से क्यों लेंगे। हकीकत तो यह है कि किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्ट्री से इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो बहुत बोल रहे थे, और उनकी बोली हुई बातें जजेस को पसंद नहीं आ रही थी, न्यायपालिका को पसंद नहीं आ रही थी। एकदम साफ बात है कि आपने उनको हटा दिया क्योंकि किरण रिजिजू बहुत वोकल थे। आपने देखा था कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हटे जगदीप धनखड़, वो भी जुडिशरी के खिलाफ बहुत ज्यादा वोकल थे। और नरेंद्र मोदी को, देश के अंदर नरेंद्र मोदी के दो चेहरे हैं, एक देश के बाहर जो बालाकोट चला जाता है, जो पाकिस्तान के सारे हवाई अड्डे तबाह कर देता है, जो ट्रंप को हैसियत बता देता है, जो मॉस्को में बैठ के पुतिन से कहता है कि तुम युद्ध गलत कर रहे हो, जो चीन से भिड़ जाता है गलवान में और ये डोकलाम में। और नरेंद्र मोदी का दूसरा चेहरा है देश के अंदर जो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करता, ठंडा ठंडा। तो उनका अपना अंदाज है, उसका उनका राजनीति करने का अंदाज है। हम कौन होते हैं उनको बताने वाले। देखिए, हम, अगर आप नरेंद्र मोदी के चाहने वालों में से हैं, अगर आप उनके वोटर हैं, तो जाहिर सी बात है आप में से कुछ लोगों को निराशा होगी। पर अभी कल नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है कि आज ही के दिन 2001 में मैंने गुजरात की बागडोर अपने हाथ में ली थी मुख्यमंत्री के तौर पे। तो साहब 25 साल का उनका तजुर्बा है, उनका राजनीति करने का अपना अंदाज है। अब 75 साल की आयु में वो हमारे आपके लिए बदलने वाले तो नहीं, लाइक हिम और हेट हिम। ना वो ठीक है सर, आई मीन सी ही हैज हिज ओन रीजंस, उनके अपने रीजंस हैं। बट वो जो एक ट्वीट में उन्होंने मेरे, आई डोंट नो सर, मैं जैसे आपसे कल बात कर रहे थे हम लोग, उस ट्वीट का एक इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे। देखिए, सोसाइटी में इम्पैक्ट पे फिर क्या रहा है उसको समझिए। मैंने कल अभी अपने चैनल पे बात कर रहा था घूमता आईना पे, तो मैंने इस बात को कहा कि नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम भारत में कभी बांग्लादेश क्यों नहीं हो सकता, भारत में कभी नेपाल क्यों नहीं हो सकता, पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता। इसका कारण है नरेंद्र मोदी समाज का जो एग्रेशन है, जो समाज के विभिन्न वर्गों का जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी सोचने का ढंग है, फिर वो कितना भी जहरीला क्यों ना हो, उसको वो सोशल मीडिया के माध्यम से निकल जाने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि प्रेशर कुकर फट जाए, वो चाहते हैं कि एक सीटी बजे और चीजें निकल जाएं। इसीलिए उन्होंने आज तक सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। वो मानते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए मेरे जो विरोधी हैं वो अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। वो जब आप सोशल मीडिया को भी दबा देते हैं, आप जो, भाई जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी को 40% वोट ही तो मिल रहा है ना, तो 60% लोगों का अपना जो गुस्सा वो कहां निकलेगा। अगर आप उसको निकलने का माध्यम सोशल मीडिया भी बंद कर देंगे तो फिर वो प्रेशर कुकर फट जाएगा। फिर हाँ, मेरा मानना फिर वो नेपाल बांग्लादेश, बिकॉज वहां पर यही हो रहा था। हाँ। तो एज अ लीडर बेसिकली वो बोल रहे हैं ठीक है, तो मुझे करते रहो क्रिटिसाइज, इट डजंट रियली मैटर। आई मीन मैं, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर रिलीज वाल्व। वो बड़ा आपका इंटरेस्टिंग है। बट सर अब इसको अभी आते हैं जरा ये पूरे इंसिडेंट पे। मैंने ये सोचा था कि भाई बार एसोसिएशन उतरेगी, बड़े प्रोटेस्ट वोटेस्ट होंगे, ये होगा जी, वो होगा जी। भाई देश में तो कुछ भी नहीं हुआ। हुआ था भाई, हुआ था। कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवाई के पक्ष में प्रदर्शन हुआ था, पूरे 5 आदमी इकट्ठा हो गए थे। सर उससे ज्यादा तो पुलिस वाले और कैमरा थे। कैमरामैन 40 थे, पुलिस कैमरामैन 40 थे, पुलिस वाले 30 थे, प्रदर्शनकारी 5 थे। मैं आपको बताऊं, जब इंदिरा गांधी ने जस्टिस एचआर खन्ना को सुपरसीड कर दिया, एचआर खन्ना से वो एडीएम जबलपुर वाले केस में, हेबियस कॉर्पस केस में उनके जजमेंट से नाराज थी,
तो उन्होंने एचआर खन्ना साहब को सुपरसीड करके जस्टिस बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। अब जस्टिस बेग इस तरह की बातें करते थे कि इंदिरा गांधी को पूरा हक है कि किसी को भी मीसा लगा के बंद कर दे। वो तो यहां तक कहते थे कि सरकार जिनको गिरफ्तार कर रही है उन पे एहसान कर रही है, उनको फ्री का खाना पीना दे रही है। वो तो यहां तक कहते थे, हाँ भाई उन्होंने ऑर्डर में लिखा है, आई एम नॉट जोकिंग, जस्टिस बेग ने लिखा है कि सरकार आपको फ्री का खाना, फ्री का सोना, रहने का और फ्री की सुरक्षा दे रही है। और यहां तक कहा कि वो सरकार जो आपको मीसा में बंद करके जेल में डाल रही वो आपकी मां जैसी है। उनका लिखित आदेश है, आदि, आई एम नॉट जोकिंग। अच्छा, तो उन्होंने बेग साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। जस्टिस एचआर खन्ना, उनको, जिनके भतीजे अभी जस्टिस संजीव खन्ना फाइनली चीफ जस्टिस बने, तो जस्टिस एचआर खन्ना को सुपरसीड कर दिया। जस्टिस एचआर खन्ना ने रिजाइन कर दिया। जस्टिस एचआर खन्ना के रिजाइन करने से ये हुआ कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जज की बेइज्जती हुई है। पूरे देश में, देश की हर अदालत में काम रुक गया अगले दिन। Oh shit. सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जगह काम रुक गया। और आप देखें बार काउंसिल ने पूरा काम रोक दिया, लेकिन वही बार काउंसिल जस्टिस गवाई वाले मामले में पूरे देश में एक भी जगह प्रदर्शन नहीं करते। छुटपुट वकील कहीं खड़े हो जाते हैं, बार काउंसिल की तरफ। क्यों? बार काउंसिल ने राकेश किशोर जी का लाइसेंस रद्द कर दिया। उसके बाद उनकी बड़ी आलोचना हुई कि साहब आप कानून का काम कानून से नहीं कर रहे हैं। और राकेश किशोर आए, वो लोग सेक्शन 35 में आप हमको बिना नोटिस दिए आपने लाइसेंस रद्द ही नहीं कर सकते, आपने किया कैसे? तो बार काउंसिल को भी समझ में आया कि यार हमने तो गलत पक्ष ले लिया। और उसके बाद आपने देखा बार काउंसिल एकदम शांत हो गया, पूरे देश में एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। कुछ लोग, प्रशांत भूषण और इंदिरा जयसिंह और राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, सिद्धारमैया जैसे लोग, जो इसको एक कास्टिस्ट, जाति का एंगल देना चाह रहे थे कि जस्टिस गवाई के साथ ऐसा इसलिए हुआ कि कोई दलित है, उनका बुलबुला आज तक फूट गया जब राकेश किशोर ने इस बात का दावा कर दिया कि खुद दलित है। और उन्होंने कहा दलित तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं। जस्टिस गवाई कहां से दलित है? वो तो धर्म परिवर्तन करके बहुत हो गए, अब वो दलित बचेगा? सर ये कैसे होता है सर? ये मतलब बोलते ना, बचपन में वो पजल खेलते थे ना सर, वो एक एक पीस होता था, लगता था किसी का एक राउंडल होता है, किसी का फ्लैट होता है, ये तो सर वो पजल का ऐसा पीस है जो I never मतलब had the patience for that. अब सर पेशेंस थी, खेलता था, बट वो ये एक ऐसा पीस है कि ये ऐसे जाके घुसा है अंदर, क्लिक होके ठक। पता नहीं सर, मेरे को ये आई फाइंड दिस। अब भाई राकेश किशोर साहब ने कह दिया मैं दलित हूं और मैं ही दलित हूं। जो जिसने हिंदू धर्म छोड़ दिया वो दलित रह नहीं गया। अब जाइए आप उनकी बात को काट के दिखाइए। यू कांट, कर ही नहीं सकते। ही इज राइट। क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो ये तक कहा है कि ये ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है। उन्होंने कहा मैं तो खुद ही दलित हूं, लीजिए। कहता मैं पेपर दिखा देता हूं आपको। नहीं 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 नहीं, नहीं। They don't want to watch the paper also. तो वो भी एक अजीब चीज है। नाउ इसके अंदर एक एंगल और है सर। चीफ जस्टिस साहब कल बैठ के बोलते हैं माय ब्रदर वांटेड टू से समथिंग, आई टोल्ड हिम डोंट बिकॉज़ सोशल मीडिया रिएक्शंस। उन्होंने कहा से इट इन माय ईयर। तो देखिए ये भी बात है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने ब्रदर जज से कहा जो कुछ कहना मेरे कान में कहो, वरना सोशल मीडिया रिएक्ट कर जाएगा। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी ताकत है वो सोशल मीडिया है। सबसे बड़ी ताकत सोशल, मतलब एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, हर चैनल पे दिया हूं, शादाब पे भी चैनल, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो लेटर टू दी एडिटर, यानी संपादक के नाम पत्र लिख के अखबार के दफ्तर की चक्कर लगाते थे, साहब हमारा कोई एक पत्र छप जाए। किसी बच्चे का कभी छप जाता था स्कूल में तो उसकी बड़ी तारीफ होती थी, प्रिंसिपल तक तारीफ करता था। आज अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं और आप एक स्मार्टफोन ले सकते हैं तो आपके पास अखबार भी है, चैनल भी है, यूट्यूब भी है, संपादक भी है, रिपोर्टर भी है, सब कुछ है आप। तो आज सोशल मीडिया से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो क्या रिएक्शन इनको लगा तो होगा, पता तो चला होगा कि भाई पूरा देश ना। देखिए जस्टिस गवाई को सावधान तो रहना चाहिए, क्योंकि ये खजुराहो मंदिर के जस्ट पहले एक और घटना हुई थी जब उन्होंने भारत और नेपाल की कुछ तुलनात्मक कोई बात कही थी कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता। तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि आपको नेपाल से भारत को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बल्कि अभी जब ये जूता वाली घटना है उस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे नेपाल पे भी मिसकोट किया गया था। जब आप जान रहे हैं कि नेपाल पे भी मिसकोट किया गया था तो मत करिए इस तरह की बात भाई। और वो भी अब
जबकि आपके लाइव स्ट्रीमिंग होती है। जब जस्टिस गवई चीफ जस्टिस बने थे तो उन्होंने कहा था कि मुझको जो लाइव कैमरास चल रहा है मैं इससे असहज हूं। लेकिन अब चीज शुरू हो चुकी है, चंद्रचूड़ साहब ने शुरू करा दिया, अब उसको आप हटाएं कैसे? अब सर वही है ना, चंद्रचूड़ जी को जितनी मर्जी गालियां दे दो, उन्होंने 2-3 चीज बड़ी जबरदस्त करी थी जाने से पहले। आज दिख रहा है कि हाँ यार, मैं आपको बताऊं आदि, एक जज साहब मुझसे एक बार कह रहे थे, मैं बताऊंगा नहीं किस हाई कोर्ट के या किस सुप्रीम कोर्ट के या कहाँ के, एक जज साहब मुझसे कह रहे थे, उन्होंने कहा मैं अपने कोर्ट में हमेशा तमाम जजेस कैमरा बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा मैं अपना कैमरा ऑन रखता हूँ। क्यों? उन्होंने कहा वो कैमरे से मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखता हूँ। हाँ जब भी मेरी जबान फिसलने लगती है मुझे याद आता है कैमरा चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रहता है। नहीं, दैट इज़ ट्रू सर, दैट इज़ ट्रू। सर अब मुझे इस सिचुएशन में अभी जब आप इसको पूरा अभी देखते हैं, ये तो पूरा खेल ही पलट गया है सर। देखिए, एक जो सिम्पैथी फैक्टर था कि वो देखो चीफ जस्टिस के ऊपर ये हो गया। वहाँ पर बहुत लोगों ने आके अब जो भी मतलब एक एक्सट्रीम पे चले गए लोग, बोला गाली-गलौच भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। बट व्हेन यू लुक एट द नैरेटिव आज, जो आज लोगों के जो लोग बात कर रहे हैं स्पेशली सोशल मीडिया पे, पीपल आर सेइंग भाई क्या हो गया? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि साहब आपके ऊपर एक हमला करा किसी ने, आप केस क्यों नहीं कर रहे इसके ऊपर? देखिए, केस के तो सवाल ये है कि केस करें तो फिर वो उसमें गवाह बने, कंप्लेनेंट बने, पर वो कंटेम्प्ट में उनको 6 महीने के लिए जेल भेज सकते थे, हुँ। तौहीन अदालत में भेज सकते थे, अवमानना के मामले में भेज सकते थे, पर उन्होंने वो भी नहीं किया। उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, उन्होंने कहा कि साहब उनका जूता भी लौटा दिया जाए। लेकिन एक बात समझिए, सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ इस तरह समझिए कि किसी भी विधानसभा में 5 साल में एक बार चुनाव होता है, किसी भी लोकसभा में 5 साल में एक बार चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का भी 5 साल में एक बार चुनाव होता है, पर सोशल मीडिया में हर मुद्दे पे रोज वोट पड़ता है, हर घंटे वोट पड़ता है, हर घंटे फैसला आता है। तो अभी मतलब तो ये तो सर बाकी बाकी सब छोड़ दीजिए, जो अभी आने वाली जो पीढ़ी है इनकी, उनको तो बड़ा क्लियर एक सिग्नल मिल गया है कि भाई साहब ये नहीं करना है यार, नाक कट जाती है। आई एम सॉरी दिस हैपेंड, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारी न्यायपालिका को भी लेनी पड़ेगी। सर बिल्कुल लेनी पड़ेगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एज़ अ रिस्पांसिबल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और हम लोग ये नहीं बोलते कि न्यायपालिका इस देश का पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर पूरा देश बदल रहा है तो इनको भी बदलना पड़ेगा, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड देयर इज़ नो डिसरिस्पेक्ट इन माय स्टेटमेंट, देयर इज़ नथिंग। आई एम जस्ट सेइंग भाई टाइम्स हैव चेंज्ड। आप ब्रिटिश टाइम वाले थोड़ी काम करते हो अभी। टाइम्स हैव चेंज्ड एंड दिस एंड दैट। यहाँ पर सर संजीव सान्याल साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, उसपे बड़ी टिप्पणी उठी थी कि इन्होंने ऐसा कैसे मिलॉर्ड और ये सब चीज़ों का जो एक उन्होंने बड़ा हार्ड स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। एंड एवरीबॉडी वंडर्ड कि ये आया कहाँ से? एकदम से ही केम अप एंड सेड, उन्होंने पहले कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बाद में कोई कोई नहीं दिया, बट दैट वन स्टेटमेंट एंड इट वेंट अक्रॉस। तो ये एक रेगुलर आप देख रहे हैं, मतलब ये लोग तो ऑब्वियसली इधर-उधर इनका काम चलता है एंड कुछ जजमेंट्स में मैं आपसे पूछूँगा। बट ये एक रेगुलर जो अभी टंग टंग सिर पे बज रहा है, आप देखिए उनकी तरफ से एक बज गया, यहाँ पर सोशल मीडिया पूरा देश, यू कांट फाइट द कंट्री, वहाँ से एक चेकमेट आया आपको। सो व्हाट इज़ दिस सिग्निफाइंग कि भाई कोर्ट्स नाउ आर गोइंग टू बी रिस्पांसिबल टू द पीपल? नहीं, देखिए, ऐसा संजीव सान्याल ने ये कहा था कि इस देश की प्रगति में न्यायपालिका बाधा है। इसको आप इस तरह समझें कि आप बात-बात में चीन से अपना कंपैरिज़न करते हैं, चाइना में ऐसा हो गया, चाइना में वैसा हो गया। कभी आपने सुना है कि चाइना में, चूँकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ न्यायपालिका कोई हैसियत नहीं है। कभी आपने सुना है कि चाइना की सुप्रीम कोर्ट ने चाइना का कोई प्रोजेक्ट रोक दिया हो? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कुछ बनाने चलिए तो कोर्ट बीच में आती है, आप कुछ गिराने चलिए तो कोर्ट बीच में आती है, आप कोई इम्तिहान लीजिए, नौकरी दीजिए तो कोर्ट बीच में आती है। होना क्या है कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन है, जो न्यायिक दखल है, वो लास्ट मतलब उस उस परिस्थिति में होना चाहिए जब और कोई चारा ना बचे। उस परिस्थिति में होना चाहिए जब लग रहा हो कि एकदम साफ संविधान की धज्जियां उड़ रही। लेकिन जुडिशियल इंटरवेंशन इतना ज्यादा होने लगा, हर मामले पे, हर मुद्दे पे होने लगा, और खास तौर से जब ये पीआईएल की एक पीडी परंपरा स्टार शुरू हुई, हाँ, परंपरा। जिसको बाद में खुद कोर्ट कहने लगी ये तो सब पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो पब्लिक इंटरेस्ट की जगह। तो ये धीरे धीरे जुडिशियल इंटरवेंशन इतना ज्यादा होने लगा
उसके चलते संजीव सान्याल ने ये बात कही थी। और मुझको लगता है कि जुडिशरी को भी ये बात सोचनी चाहिए कि उनका जो दखल है, उनका जो इंटरवेंशन है, वो बहुत ही मिनिमम केसेस में होना चाहिए। सर जैसे देखिए मेरे को जो सबसे बड़ा चीज़ जो लगता है वो क्या है? आपका आप इस चीज़ को देखें तो आपको ये दिखता है कि कुछ लोग और ये चीज़ अगेन वो उन्होंने बोली, वो लॉयर साहब ने बोली कि यार ऐसे कैसे होता है कि ये 2 लोगों को हमेशा केस मिल जाता है? एंड 2 पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात करी उन्होंने। ऐसा कैसे है कि जब भी ये आ जाते हैं इनका केस रजिस्टर हो जाता है? नाउ ये भाई सब सवाल ये नहीं कि लोग इसको कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग इसको कह रहे हैं। हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही कि कुछ कुछ वकीलों ने कोर्ट में जजेस को ब्लैकमेल करने का धंधा बना रखा है। जस्टिस बेला त्रिवेदी जब रिटायर हुई तो उनको फेयरवेल नहीं दिया गया। कैन यू इमेजिन? उनको फेयरवेल नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने खास वकीलों को ऑर्डर्स नहीं दिए। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे यहां बेंच हंटिंग होती है, यानी आप कहते हैं इस बेंच में नहीं, उस बेंच में, उस बेंच में नहीं। अभी कल मैं देख रहा हूं कि ये सोनम वांगचुक का हेबियस कॉर्पस पिटीशन लगा और इंदिरा जयसिंह जैसी सीनियर एडवोकेट ने कहा कि ये तो फलानी बेंच में जाना चाहिए, ढिकानी बेंच में क्यों गया। यानी आप सीधे सीधे कह रही हूं इन जजेस पे हमको भरोसा नहीं, ये गुजरात से आए हैं। तो हाउ कैन शी से दैट? अब भाई इससे बड़ी अवमानना क्या होगी, इससे बड़ी कोर्ट की क्या अवमानना होगी कि हमको ये नहीं बेंच नहीं वो बेंच चाहिए। बट सर इसमें ये सिचुएशन ऐसी है कि ये चीज़ें जो पहले आप और हम बात करते थे, अब तो सर हर कोई बात कर रहा है ये चीज़। अरे भाई केरल की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि साहब आप हमारा मुकदमा ना सुनिए, आप हमारा मुकदमा छोड़ के उसको फला बेंच में लगा दीजिए जहां पे फलानी राज्य सरकार को हमारे जैसे मामले में ऑर्डर मिल गया, हम तो वहीं सुन ले जाएंगे अपना मुकदमा। सोचिए, तो ये अवमानना है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि आपको एक जज पे भरोसा है, यहां से आदेश मिल जाएगा, इस पे भरोसा है, यहां से नहीं मिलेगा। इसका और वे जहां से फॉरवर्ड नहीं क्या है? मिलेगा उसको, और जिस वकील से आप, जिस जज से आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा उसको आप फेयरवेल नहीं देंगे। इस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार जस्टिस बेला त्रिवेदी जज हैं जिनको फेयरवेल नहीं मिला। करेक्ट। और ये कपिल सिब्बल के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए ये घटना हुई। लानत है, शर्म आनी चाहिए। सर बट अभी इसको कहाँ देखते हैं आप? देखिए जो भी कह लीजिए अभी तक जो कोर्ट सिस्टम था, वो ये मानता नहीं था कि भई इनके अंदर कुछ फ्लॉ है, राइट? और केसेस पेंडिंग है वो तो यार देयर इज द ईडी इज बैड, सीबीआई इज बैड, दिस दैट। अब दे कांट से दैट एनीमोर क्योंकि इनके अपने फ्लॉज निकले हैं बाहर। तो ये अब कहाँ देखिए जो नहीं, ट्रूथ ये है सोचना आपका गलत है आदि कि एक यशवंत वर्मा वाला मुकदमा हो गया तो वो आपको टोकेंगे नहीं। बिल्कुल टोकेंगे, हर बात पे टोकेंगे और आपके फ्लॉज भी बताएंगे। लेकिन जी, एक बात तो तय है कि इसको समझना चाहिए कि नो सिस्टम कैन बी बेटर देन द टाइम इन विच इट ऑपरेट्स। कोई भी व्यवस्था अपने समकालीन समाज से बेहतर नहीं हो सकती। जैसा समाज होगा वैसी व्यवस्था होगी। जिस तरह के समाज होगा, जिस तरह के लोग होंगे, उसी तरह के पॉलिटिशियन होंगे, उसी तरह के जर्नलिस्ट होंगे, उसी तरह के आईएएस होंगे, उसी तरह के जजेस होंगे, उसी तरह का सब होगा ना। किसी भी व्यवस्था में मंगल ग्रह से थोड़ी ना लोग आएंगे। करेक्ट। तो मतलब किसी भी व्यवस्था को आप, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को कई बार कहा है कि साहब हमें हमारे आदेश की अगर आप आलोचना करते हैं तो वो कंटेंट नहीं। अब देखिए सर आदेश भी कैसे-कैसे आते हैं। मध्य प्रदेश में से एक आदेश आया कि साहब बच्ची के साथ कुछ हुआ है, कोई बात नहीं। एक आदेश यहाँ पर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सर, वर्ड टू वर्ड। एक्ट वाज़ ब्रूटल बट नॉट कमिटेड विथ ब्रूटैलिटी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कम्यूट्स डेथ पेनल्टी इन चाइल्ड रेप केस। ऐसे कई मामले हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी एक मामला इस तरह का आया था और कई मामले हुए हैं। और मैं यही कह सकता हूं कि वो आदेश लिखाने में एक स्लैकनेस है और आप आदेश लिखाते समय सावधान नहीं थे। आपको रिलीफ देना है, बिल्कुल रिलीफ दीजिए। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक आदमी की सजा ये कह के माफ की थी कि 5 टाइम का नमाजी है, बदल गया है। सर अभी सुप्रीम कोर्ट से एक
निकला था ना, जिसने सुप्रीम कोर्ट या अनदर कोर्ट से निकला था, जहाँ पर बच्ची का नाड़ा-वाड़ा खोला था उसने, एंड आई एम सॉरी आई एम बीइंग सो वो दिस थिंग, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वन ऑफ दीस कोर्ट्स सेड दिस कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाँ, तो आप देख लीजिए अभी ये चीज़ बाहर निकले, तो क्या आप मैसेज भेज रहे हैं सोसाइटी के तो अंदर? मैं कह रहा हूं ना कि यू वर नॉट कॉशियस इनफ, आप आदेश लिखाते समय पर्याप्त सावधान नहीं थे। नहीं थे। आपने ऐसे शब्दों का चयन किया, आपने ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि जो आज आलोचना और हंसी दोनों का पात्र बन गई। जी। सर अभी आप देखते हैं कि ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो ये कोर्ट में चल रहा है, इसका एक स्टेटमेंट आया, अभी कई लोग मेल्ट डाउन कर रहे हैं, 67% ये वो एंड ऑल दैट। इसकी क्या रियलिटी है सर? तेलंगाना सरकार ने लोकल बॉडीज पॉल में पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा के अब कुल मिला के वहां भी शायद 67% या 70% रिजर्वेशन हो गया है। तो इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उस पर भी थोड़ा क्लैरिटी रखी। लोग कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं चलता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं, स्टे नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच थी, उन्होंने कहा कि भाई आप हाईकोर्ट तो जाइए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। और मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला जिसमें हाईकोर्ट जाना भी चाहिए था। मुझे लगता है एक ऐसा मामला जिसमें हाईकोर्ट दखल देती भी रही, आप जल्दी से सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो आपको एक बार हाईकोर्ट होते हुए आना चाहिए। तो ये बात सच है, इसमें भी दो राय नहीं है कि अक्सर ये भी सवाल उठता रहा है कि वर्ग विशेष सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, उसको आदेश मिल जाता है, और तमाम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाने पे हाईकोर्ट भेज दिया जाता है। बहरहाल आज जो हुआ है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेरिट पे खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया पहले हाईकोर्ट तो जाइए, फिर आपको वहां न्याय ना मिले तब यहाँ आइएगा। बट सर ये अभी जैसे ये रिपोर्टिंग होती है, ये सब चीजें होती है, आधे लोगों को पता नहीं है। अब ये तो सर ऑलरेडी चलना शुरू हो गया, तेलंगाना तेलंगाना तो तेलंगाना। इसीलिए अब तो बैठे हैं पार्टनर हम आप इसको क्लियर करने के लिए। इस देश में इतना मेल्टडाउन आजकल इतनी जल्दी होता है, तो इट्स नॉट फनी। बट सर इंटरेस्टिंग चीज ये है, आज जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट दी अबाउट यूएनएचसीआर, रेफ्यूजी कार्ड्स के ऊपर। उसके बाद एक इजरायली का जो डिपोर्टेशन चल रहा था उसके ऊपर एक दिया। एंड अगर आप देखें जिस तरह से अभी एसआईआर के ऊपर ये पूरा चला है, और एसआईआर का भी आ रहा है, तो एसआईआर की भी हियरिंग होने वाली है। बट ये दो स्टेटमेंट जो फॉरेनर्स के ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट दिया, बड़े हार्ड स्टेटमेंट है कि भैया यहाँ पर कोई जगह नहीं है आपकी, दिस इज नो प्लेस फॉर यू। तो यही चीज इलेक्शन कमीशन यूज करेगी अंदर जाके। सो डू यू थिंक, अब तो ये तो सर प्रेशर गेम है ना, तो ये बस कितना? सुप्रीम कोर्ट को ने घुसपैठियों के डिपोर्टेशन के मामले में कई बार अड़चने पैदा की, लेकिन जी अब इधर लगातार सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि घुसपैठियों को बाहर करो। जस्टिस सूर्यकांत ने कल जो आदेश किया, जो टिप्पणी की थी, वो एक इजरायली नागरिक के संदर्भ में की थी, परंतु उन्होंने ये कहा था कि भारत घुसपैठियों का स्वर्ग बन चुका है। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को कायदे से सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का, इस बयान का, इस आदेश का, इस टिप्पणी का, इस माहौल का फायदा उठाना चाहिए और घुसपैठियों को जल्दी से जल्दी बाहर करना चाहिए। सिर्फ इतना ही सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, इसमें वैश्विक माहौल बना हुआ है, पूरी दुनिया में माहौल बना है। ट्रंप आप देख रहे कितनी तेजी से डिपोर्ट कर रहा है लोगों को, बाहर कर रहा है घुसपैठियों को। यूरोप में माहौल बना हुआ है कि वो घुसपैठियों से यहां तक कह रहे हैं कि भैया हमसे पैसा ले लो, हमसे पैसा लेके अपने देश वापस चले जाओ। तो अगर अमेरिका में माहौल बना है, यूरोप में माहौल बना है, और आपका सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि साहब भारत घुसपैठियों का स्वर्ग बन गया है, तो मुझे लगता है मोदी सरकार को इसका लाभ उठाना चाहिए इस मौके का, और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। उसमें कोई डाउट नहीं है सर। सर अभी मेरे को आना है इसके ऊपर, आपका जो ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो कोर्ट, आई मीन आई हेट कॉलिंग हिम जस्टिस और व्हाटएवर, बट यशवंत वर्मा का जो केस है, राइट, इतना टाइम हो गया सर। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का वो है, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज टू रिमूव हिम फ्रॉम द जॉब। अब कोर्ट्स ने ले रखा है भैया हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या हुआ उसको? कुछ भी नहीं, अगेन द सेम थिंग। नहीं, एंड कोर्ट में इन्वेस्टिगेट करने वाली बात नहीं है, वो एक प्रोसेस होता है अपना आदि, वो चल रहा है। पार्लियामेंट इसमें कोर्ट को रिफर करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें 3 जजेस की कमेटी बनाता है, वो कमेटी फिर पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है, तब इम्पीचमेंट चलता है, और वो प्रोसेस चल रहा है। अब ये भारत में ये चीजें बहुत धीमे चलती हैं, लेकिन मेरा एक बात मानना है, और आपके शो के माध्यम पे मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में जितनी देर हो रही है, भारत की न्यायपालिका अपनी विश्वसनीयता उतनी ही कम करती चली जा रही है। थैंक यू।
आपको दिस वे या दैट वे आप कह दीजिए कि नहीं सब फर्जी है, जस्टिस यशवंत वर्मा एकदम पाक साफ है, कह दीजिए। लेकिन एक कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आप इसमें जितनी देर कर रहे हैं, और खास तौर से तब जब आपके अपने एक ब्रदर जज का मामला है और जिसका मीडिया ट्रायल हो चुका है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ही कहा है गलत हुआ है, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है गलत हुआ है, तो फिर उसके बाद दो बातें होनी चाहिए। एक तो आप इसमें जितनी जल्दी हो सके आपको वो इम्पीचमेंट प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए या फिर उनको क्लीन चिट देनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप मान रहे हैं कि गलत हुआ है और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने के बाद भी जस्टिस यशवंत वर्मा ने रिजाइन नहीं किया, तो फिर आप कानूनी प्रक्रिया होने दें। इट डजंट मेक सेंस ना, अदरवाइज आप तो रोक के बैठे हुए हो वहां पर नाउ, आप रोक के इसी तरह से बैठे हो कि यार ये अगर आगे जाएगा एम्बैरेसमेंट होगी। आप जितना इसको डिले कर रहे हो उतना आप विश्वसनीयता खो रहे हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तड़का लगाता हूँ सर। प्रेसिडेंट मैडम की 14 पॉइंट की चिट्ठी है। देखिए वो भी मैं आपको बता दूं, अभी मुझे शुरुआत में लगा था कि जस्टिस गवई इसको अपने कार्यकाल में 14 सवाल का जवाब देकर जाएंगे, पर अब जिस तरह वो धीरे से जैसे इतना डिले होता चला जा रहा है, मुझे लगता है कि गवई साहब के जाने के बाद ही इन सवालों के जवाब हमको मिलेंगे। तो दिस इज अ क्लियर एग्जांपल, दुनिया देश के सामने ही है, विच इज वेरी क्लियर। सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा, ये जो इसका आया था, क्या नाम है आपका, मदनी मॉस्क का। नाउ मदनी मॉस्क का ये मामला है कि कुशीनगर का मामला है और फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका एक हिस्सा तोड़ा था जो कि अवैध था, पूरी मॉस्क नहीं तोड़ी थी। लेकिन भाग कर इन लोग पहुंच गए, तो तब भी जस्टिस गवई और जस्टिस मैसी की जो बेंच थी उसने उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत डांटा फटकारा था, ऐसे कैसे तोड़ दिया। अब जो हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस अहमदी, उनकी जो डॉटर हैं वो इसको अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने कहा कि साहब वो जो हिस्सा गिराया गया उसको बनवाया जाए, और वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया। अब अगर वो सरकार ने वो हिस्सा अवैध मान के गिराया है तो सुप्रीम कोर्ट बनवा कैसे सकता है? बनवाना तो ठीक है सर, आप फिर वही काम करोगे ना, लोग वही सवाल पूछेंगे आपसे। आप बोलते हो वहां पर तो भैया आप जाके अपनी बेटी को पूछ लो, और यहाँ पर आप बोलते हो बनवा दो। अब बनवाओगे कैसे? बनवाओगे भी आप देश के पैसे से बनवाओगे, तो फिर वही आएगा सर, फिर तो वही वही बात हो जाएगी ना। तो अब ये तो फिर कहाँ, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट? मैंने मेरी मेरी ट्विटर प्रोफाइल ये पे तो बाय द वे, सारे देखिए, कल एक इसको चलते चलते मैं आपसे एक टिप्पणी करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यक्ति ने ये काम किया, जूते वाला, जो अधिवक्ता राकेश किशोर जी हैं, उन्होंने ये एक बात कही। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ खजुराहो मंदिर की नहीं थी, बात बुलडोजर की भी थी। बात इसकी भी थी कि मुझको लगातार ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा एक्टिव है। तो धीरे 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 वो कहते हैं कि मेरा सब्र छलक गया। तो जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो सब कुछ मिलाकर ही वो रिजेंटमेंट, वो आक्रोश पैदा हुआ है, जिसकी परिणति, जिसका जिसे कहना चाहिए नतीजा हमने परसों देखा। ये गूगली है ना सर, ये तो सिमिलरली, बट सी एट द एंड ऑफ इट, एज अ कॉमन सिटीजन, मेरे को इतना लॉ शॉ ये वो मेरे को इतना पता नहीं है। एज अ कॉमन सिटीजन व्हेन आई लुक एट दिस, मेरे को जो दिखता है कि यार हियर इज अ पर्सन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है, चीफ जस्टिस इज अ बिग पर्सन इन द कंट्री, उनकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नॉट एज द ह्यूमन बीइंग बट एज द चेयर एंड द ह्यूमन बीइंग सिटिंग इन द चेयर। अब आप बाहर जाके ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हो, यू थिंक द कंट्री इज नॉट वाचिंग ऑल दिस सर? तो ये चीज़ें तो ठीक नहीं है ना। अब पूरा बाय द वे, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर यही सवाल आए थे, वन ऑफ द कोर्ट्स टोल्ड हिम दैट व्हाई डू यू गो आउट एंड टॉक लाइक दिस? दिस वाज़ एन ऑब्जर्वेशन मेड बाय वन ऑफ दीज़ कोर्ट्स, द सेम जुडिशरी। तो एक पॉइंट आपने जो एक बारी मेरे को बताया था कि साहब जुडिशरी इतनी डिफरेंट है, इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग। आज ये बैठा है तो ऐसा जजमेंट आएगा, वो बैठा है तो वैसा जजमेंट आएगा। एक बेल देगा, एक जेल देगा। So then the system it's calling for an overhaul.
करेक्ट मी इफ आई ओवरऑल एम की रॉन्ग। बात नहीं यार भाई, देखो जजेस भी इंसान है, ये मोनोलिथ बॉडी नहीं है। एक ही दिन में आपने देखा कि एक बेंच कहती है कि तीस्ता सीतलवाड़ को जेल भेज दो और दूसरी बेंच उनको जमानत दे देती है। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने आदेशों को कुछ कुछ सालों पे कैसे बदला है। आपने देखा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अपने ही पिताजी के आदेश को काटा है। तो जजेस भी इंसान है, और मैं मानता हूं कि संविधान की व्याख्या भी लोग अपनी विचारधारा के अनुसार करते हैं। वेरी गुड। नाउ यही है ना, इसके ऊपर जब बड़ी-बड़ी जो चीज़ें होनी है वो तो होती नहीं है। एनीवे सर, थैंक यू सो मच। आपने ये पूरा समझाया। इससे एक ही चीज़ दिखती है कि साहब जो एक पूरा गेम खेलने की कोशिश हुई थी इस देश के अंदर, ना तक कि वो गड्ढे में गिरी, वो इतनी ज़ोर से गड्ढे में गिरी कि अब कोई इसको छूना नहीं चाहेगा अगले 1-2 दिन में, बिकॉज़ ये गड़बड़ यहाँ पर ये और इट्स गोना बिकम इवन मोर डिसाइसिव एंड आई थिंक हम जैसे नेशनलिस्ट उसी का वेट करेंगे कि ये डिसाइसिव हो, अपना सिस्टम अच्छा हो, दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। थैंक यू एज़ ऑलवेज़ सर। नमस्कार, थैंक यू जय आदित्य, हिंद, थैंक यू, जय थैंक यू, भारत। थैंक यू। नमस्कार।